सो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के वजह से क्या जरूरत पड़ेगी कि पिट्स इंडिया एक्ट को भी पास करना पड़ा, ये हम लोग को समझना है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइप का था कि पिट्स इंडिया एक्ट का जरूरत पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले एक ही गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि सीओडी। ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था यही गवर्निंग कर रहा था, मेन कंट्रोल था इसी के पास पूरा का पूरा कंपनी का। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब जो दो काम उसको करना पड़ा। क्या दो काम? पॉलिटिकल और कमर्शियल। मेन जो कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ट्रेडिंग कंपनी थी, तो उसका मेन काम था कमर्शियल। लेकिन अब ये पॉलिटिकल अफेयर क्यों आया? जब कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गया यानी कि कंपनी का बंगाल में कंट्रोल हो गया। तो जब कंपनी का बंगाल में कंट्रोल हो गया तो अब पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों काम कंपनी को करना पड़ रहा था, जिसके कारण प्रॉब्लम खड़ा होना शुरू हो गया। क्योंकि ये जो सीओडी था ये मेन कमर्शियल अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देता था, ना कि पॉलिटिकल अफेयर पे। इसके कारण दिक्कत होने लगा कंपनी को। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो उन्होंने पास किया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया। इस एक्ट ने क्या किया? इसने किया इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने अलग अलग कर दिया कि अब क्या क्या पॉलिटिकल, पहले देखा गया क्या क्या पॉलिटिकल फंक्शन है और क्या क्या कमर्शियल है, और उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। उसके बाद क्या किया? इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जानते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी। इट अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज कमर्शियल अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप बस अपना कमर्शियल अफेयर देखिए, आप पॉलिटिकल अफेयर देखने ही नहीं। और एक नया बॉडी बनाया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नया बॉडी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको एस्टैब्लिश किया और उसको बोला कि आप देखिए अपना पॉलिटिकल अफेयर। तो इस तरीके से एस्टैब्लिश किया उन्हें सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम इसने एस्टैब्लिश किया इस तरीके से। पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज डबल गवर्नमेंट, और ये कैसे, विच एक्ट एस्टैब्लिश डबल गवर्नमेंट? सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टैब्लिश डबल गवर्नमेंट। उसमें क्या किया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप कमर्शियल अफेयर अपना देखिए, और इस पॉलिटिकल अफेयर को देखने के लिए एक अलग बॉडी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश कर दिया कि आप अपना देखिए क्या पॉलिटिकल अफेयर, कमर्शियल अफेयर के लिए हम लोग के पास है अपना एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इस तरीके से सिस्टम क्या स्टैब्लिश हो गया? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। तो अब आगे देखते हैं इसने क्या किया। पावर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि आप अपना कमर्शियल अफेयर पे देखिए। और इस एक्ट का सिग्निफिकेंट दो इंपॉर्टेंट रीजन के लिए है। क्या इंपॉर्टेंट? कि ये पहला टाइम था, यानी कि 1784 में फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरी, यानी कि जो कंपनी ने टेरिटरी को कब्जा किया था उसको कहा गया ब्रिटिश पोजीशन, यानी कि ये ब्रिटिश का टेरिटरी है। ब्रिटिश पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि व्हेन डिड द फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटरी वाज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन? सो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर सिंपली 1784 को क्या कहा गया? कंपनी टेरिटरी वाज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन। अब हम लोग को देखना है एक्ट ऑफ 1786। ये एक्ट ऑफ 76 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 1786 किसका समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स जा चुका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुका है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? उसने कुछ डिमांड रखा अपना कि ये मेरा डिमांड है, ये आप प्लीज पूरा कर दीजिए। तो गवर्नमेंट देखा कि ये डिमांड हम लोग के लिए फायदेमंद है, तो इसीलिए इस डिमांड को पास कर दिया गया। ये दो दो डिमांड क्या था? ही शुड बी पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। उसको पावर दे दिया कि वो ओवरराइड कर सके, यानी कि हटा सके। अगर काउंसिल, उसका जो 5 मेंबर का काउंसिल था, उसने कुछ और सोचा और कॉर्नवालिस ने कुछ और सोचा, तो कॉर्नवालिस के पास पावर है कि वो उन लोगों के डिसीजन को माने नहीं और अपना डिसीजन पे अड़े रहे। और वो कमांडर इन चीफ भी होना चाहिए। पहले क्या था? कमांडर इन चीफ अलग होता था और गवर्नर जनरल अलग होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि कमांडर इन चीफ भी गवर्नर जनरल ही होगा। तो ये दोनों एक्ट को मान लिया गया, इसी का नाम था एक्ट ऑफ 1786। अब आते हैं आपका चार्टर एक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। चार चार्टर एक्ट पास हुआ है आपका। चार्टर एक्ट कौन कौन सा? चार चार्टर एक्ट। पहले सबसे पहला चार्टर एक्ट आपका आएगा 1793 में। ठीक है, 1793 में पहला चार्टर एक्ट। उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट कब? 20 साल के बाद, यानी कि 1813। बहुत इंपॉर्टेंट। 1813 में नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा। उसके बाद कब आएगा? उसके बाद आएगा फिर अगले 20 साल के बाद
1833। उसके बाद कब आएगा, उसके बाद आएगा फिर 20 सालों के बाद, यानी कि 1853। तो ये चार चार सालों के बाद, 20 20 सालों के बाद, सॉरी, ये चार चार्टर एक्ट आया है। ये चारों चार्टर एक्ट आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सा चार्टर एक्ट है? इसमें से इम्पोर्टेंट है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, जिसके कारण कि बहुत सारा प्रॉब्लम भी खड़ा हुआ और बहुत सारा सॉल्यूशन भी आया। तब देखते चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या था। तो इसका मेन पॉइंट है आपका, सबसे पहला सिंपल कॉमन पॉइंट, एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली। आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था। ट्रेड मोनोपोली क्या होता है कि अगर कोई टेरिटरी है, वहां पे अगर कोई एक कंपनी ही बस अपना ट्रेडिंग कर सकता है और कोई और कंपनी नहीं कर सकता है, ये होता है ट्रेड मोनोपोली। समझ लीजिए कि आपका शहर है, शहर में आपके चार दुकानदार हैं, आप चारों दुकानदार है, उसमें से एक का ट्रेड मोनोपोली है, तो वो एक दुकानदार है, वही बस यहाँ पे इस एरिया में पूरा का पूरा अपना काम करेगा। इन तीनों दुकानदार को अपना दुकान बंद करके जाना होगा, या फिर यहाँ दुकान खोल नहीं सकता और कोई भी। तो इसको बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली, यानी कि एक कंपनी का एक छत्र राज। तो ये ट्रेड मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, इसको 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद वैसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यही था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले, इट अबॉलिश, बहुत इंपॉर्टेंट, अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली को अबॉलिश कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का था, क्यों भाई, इतना साल से ट्रेड मोनोपोली चले आ रहा था, तो अभी क्यों अबॉलिश हो गया? तो इसका सिंपल सा एक ही रीजन है। आप जानते हैं 1813 उस समय क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का समय। आप जानते हैं 1804 में नेपोलियन स्टार्ट कर रहा था अपना कन्क्वेयर करना, नेपोलियन कॉन्क्वेयर करना स्टार्ट कर दिया गया था, उसने यूरोप में बहुत सारे एरिया को कॉन्क्वेयर कर लिया था। तो अब क्या हुआ कि जो नेपोलियन है, इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सामान था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश के जितने भी कंपनी थे, वो लोग सामान यूरोप में जो बेचते थे उसको बैंड कर दिया। यानी कि अब जो ब्रिटिश इंडस्ट्री में जो भी सामान बिकेगा, वो यूरोप में नहीं बिकना चाहिए, बैंड कर दिया। जिसके कारण हुआ बहुत सारे कंपनी को बहुत खराब लॉस, बहुत खराब लॉस हुआ। तो बोले गवर्नमेंट के पास, बोले कि हमें ईस्ट इंडिया जाने दीजिए, यानी कि इंडिया में आने की अनुमति दीजिए। तो देखा कि क्राउन ने भी देखा कि बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसा तो नहीं चल सकता भाई। तो क्राउन ने क्या किया कि अलाउ कर दिया कि हाँ जाइए, आप लोग जाइए और वहाँ पे ट्रेड करिए। इसलिए अबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और बोले कि ऐसा कैसे चल, कैसे कैसे कर रहे हो भाई, दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए भी, तो हम लोग की भी रोजी रोटी है। तो क्या हुआ, क्राउन ने कहा कि ठीक है, तुम ट्रेड मोनोपोली रखो, किस पे रखो, टी पे रखो, जो तुम्हारा सबसे फेमस है। ट्रेड मोनोपोली इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, और जो चाइना के साथ ट्रेड होता है वो भी बस तुम ही लोग करो क्योंकि तुम लोग पुराने आदमी हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या, इट अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्सेप्शन इसमें क्या है कि टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना है, वो किसको कौन करेगा, वो बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। यानी कि इट अबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। उसके बाद इसने अलाउ किया क्रिश्चियन मिशनरीज को कि आप इंडिया जाके अपना क्रिश्चियनिटी फैलाइए। क्रिश्चियन मिशनरी से बहुत सारे पहले भी इंडिया में आए हुए थे। क्रिश्चियन मिशनरी से फायदा क्या होगा कि क्रिश्चियनिटी फैलेगा इंडिया में, तो वो फायदेमंद है ब्रिटिश के लिए। इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया कि आप लोग इंडिया आइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दीजिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी वेस्टर्न एजुकेशन का ही रिजल्ट है। तो ये क्या किया, अलाउ कर दिया स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Which Charter Act allows spread of Western education in India? तो Charter Act of 1813 allow Western education to be spreaded in India। तो ये आपका तीन पॉइंट क्या क्या बताया मैंने कि अबॉलिश कर दिया ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक्सेप्ट टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आ सकता है, मतलब स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ कर दिया इंडिया आने के लिए। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की ओर बढ़ते हैं। फिर 20 साल बीता, 1833 का समय आ गया। अब 1833 के समय में क्या हुआ, और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की ओर बढ़ते गए। आप देख सकते हैं किस तरह का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सबसे पहले ये स्टार्टिंग कब हुआ था, 1773 में। 1773 में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। कैसे, रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद ये और ऊपर कैसे गया, 1784
पिट्स इंडिया एक्ट इसको और ऊपर लाया। अब ये और ऊपर क्यों गया? चार्टर एक्ट के कारण। चार्टर एक्ट 1833 इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब ये 1833 के बाद और ऊपर जाएगा कब? 1858 में। और अब ये जो ग्राफ है ये अब फिर नीचे डाउनफॉल हो गया, डाउनफॉल, फिर ये नीचे डाउनफॉल होगा पूरा। और धीरे करके ये क्या होगा, 1947 आ जाएगा और ये जो पूरा का पूरा पावर है ये इंडियन के पास आ जाएगा। तो ये आपको समझना है, यही है पूरा का पूरा चैप्टर। तब क्या था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अब तुरंत कमेंट में बताएं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। यानी कि अब ये जो गवर्नर जनरल है ये पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया का कंट्रोल इसके पास है। सिर्फ बंगाल का नहीं है वो पूरा सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, वही मेन है। यानी कि वो कौन है, वो इंडिया का प्रेसिडेंट है, समझ सकते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आप प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया और उसको बहुत सारे पावर दे दिए। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास को उसके लेजिस्लेटिव पावर से भी हटा दिया गया और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना था। देख सकते हैं आप, पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। यानी कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब नीचे वाले गवर्नमेंट को लेकर के ऊपर वाले गवर्नमेंट को पावर दे दिया जाए उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर स्टेट गवर्नमेंट और उसका सबऑर्डिनेट को बांटा जाए तो उसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। It ended the activity of East India Company as commercial body which become purely administrative body। बहुत इंपॉर्टेंट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई कमर्शियल बॉडी नहीं रही है, अब वो पूरे के पूरे इंडियन टेरिटरी पर राज कर रही है, राज कर रही है। मतलब वो गवर्नमेंट बन चुकी है इंडिया की, यानी कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। अब कभी सोचते नहीं कि कैसे कैसे एक कंपनी जो सामान बेचने आई है वो आपके देश में राज कर सकती है। आप खुद सोचिए समझिए, आपका शहर है, वहाँ पे कोई टाटा नाम टाटा कंपनी काम कर रही है तो वो एक्वायर कर लेगी आपका। कैसे कैसे हो सकती है कोई कंपनी जो कि सिर्फ कमर्शियल अफेयर कर रही है वो पॉलिटिकल अफेयर कैसे कर सकती है। तो ये हम लोग को समझना है। ये हिस्ट्री का टॉपिक है जो आपको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। और चार्टर एक्ट ऑफ 1883 ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। ये ट्राई किया था कि सिविल सर्वेंट यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जाम होती है इसमें ओपन कंपटीशन हो और इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अपोजिशन के कारण। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, अपने बंदों को, बस अपने दोस्त लोग को ही सिविल सर्वेंट बनाते थे, इसीलिए ये फेल हो गया। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये चार्टर एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1853 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या किया, इट प्रोवाइडेड एडिशनल 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट। एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया जिसका नाम था इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट। आपका ये जो काउंसिल ये आपका स्टार्टिंग है लोकसभा का, जो आपका अपना काउंसिल है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो ये उसका पहला स्टार्टिंग है। पहली बार इंडिया का कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल बना था। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसने ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया सिलेक्शन ऑफ सिविल रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट में। ओपन कंपटीशन कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको लिखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। उसके बाद इसने अलाउ किया पहला टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोड्यूसमेंट हुआ और साथ ही साथ लोकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि इंडियंस को भी उस काउंसिल में आने का पहली बार अनुमति मिला। इससे पहले अभी तक कोई भी इंडियन, कोई भी काउंसिल, कोई भी वॉइस रैक कुछ किसी पोस्ट में नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ऐड किया गया। 4 मेंबर्स वेर अपॉइंटेड फ्रॉम द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये था कंपनी रूल। आपको समझ में आ गया होगा कंपनी रूल कैसे कैसे चला। कंपनी रूल आपको समझ में आया ना। आपको एक बार क्विक रिवीजन देते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कंपनी रूल की 1773 से। 1773 में ऐसा क्या हुआ था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का क्या क्या पॉइंट था कि जो गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसको बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया।
साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का स्टैब्लिशमेंट हुआ। क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774। और गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ये 1773 है। उसके बाद 1784। क्या 1784 में हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट लाया गया था। क्या था सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट? यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल इशू और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना देखेगा पॉलिटिकल अफेयर। उसके बाद चार्टर एक्ट। किस चार्टर एक्ट? इसमें भी चार्टर एक्ट कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? 1793, उसके बाद 1813, उसके बाद 1833 और उसके बाद 1853। 1813 1793 में क्या हुआ था? ट्रेड मोनोपोली को 20 ईयर बढ़ा दिया गया था और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। 1813 में क्या हुआ था? 1813 में क्या हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833 भी अब जानते हैं। 1813 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली एंड हो गया था। ट्रेड मोनोपोली एंडेड एक्सेप्ट ट्रीटेड और ट्रेड विद चाइना। उसके बाद स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन अब इंडिया में फैल सकता है। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरी को इंडिया में आने का अलाउ कर दिया गया था। आप आइए और अपना क्रिश्चियन मिशनरी फैलाइए क्रिश्चियनिटी इंडिया में। तो ये 3 पॉइंट था किसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का। उसका चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का क्या इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या किया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, यानी कि सेंट्रलाइजेशन और पावरफुल हो गया था। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 1853 बहुत इंपॉर्टेंट। इसने क्या किया था? इसने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया था, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या किया था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का एंट्री यहाँ से होता है। अब ये था क्या? ये पूरा का पूरा था कंपनी रूल। आपका ये पूरा का पूरा कंपनी रूल था। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल, यानी कि कंपनी रूल के बाद 1857 का रिवोल्ट होता है, आप जानते हैं। 1857 का रिवोल्ट के बाद क्या होता है? जो कंपनी के है इसको पूरे की तरह से ब्रिटिश क्राउन एक्वायर कर लेता है। उसके बाद शुरू होता है ब्रिटिश क्राउन का रूल इंडिया में, मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल।